विद्युत की लेक्चर सीरीज में है वो हमने पहला जो हमारा चैप्टर था या पहला अध्याय था उसका है वो हमने अध्ययन कर लिया था। आज है वो हम करेंगे हमारा दूसरा जो अध्याय है उसका अध्ययन करेंगे। दूसरा हमारा अध्याय है गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। तो गाउस का नियम और अनुप्रयोग पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर विद्युत फ्लक्स के बारे में। इसके बारे में मैंने कुछ है वो आपको बताया था चैप्टर फर्स्ट के अंदर है कि विद्युत फ्लक्स है वो क्या होता है, और इसको आज हम थोड़ा बहुत विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे क्योंकि जो गाउस का नियम है, गाउस के नियम के अंदर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहले चैप्टर के अंदर हम बिंदु आवेश है, बिंदु आवेशों के कारण है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, फिर वहां पर आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उनका अध्ययन कर लिया था। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कोई भी आपका जैसे गोला है या फिर कोई अन्य है तो उनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर गाउस द्वारा नियम दिया गया है। तो यहाँ पर गाउस का नियम का है वो हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का वो है हमारा विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको पहले चैप्टर के अंदर बताया था, फिर भी यहाँ पर देखो मैं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखता हूं। विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब देखो क्या बात बोल रहे, क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर। देखो हम यहाँ पर एक उदाहरण 2-3 केस लेते हैं। क्या लेते हैं, देखो मान लो आपके पास में ये एक पृष्ठ है, ये पृष्ठ है और कुछ इस प्रकार से आपकी विद्युत क्षेत्र है। और ये जो विद्युत क्षेत्र है वो आपका इस पृष्ठ के लंब होते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र है वो क्या है, इस पृष्ठ के लंब होते हैं। तो हमारे को करना है क्या, यह विद्युत फ्लक्स है क्या चीज, क्या राशि है, क्या चीज है, उसके बारे में देखो। विद्युत फ्लक्स एक ऐसी राशि है जब भी हमारे को कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, कोई भी एक समान विद्युत क्षेत्र है, उस एक समान विद्युत क्षेत्र में हमारे को एक पृष्ठ दे दिया और उस पृष्ठ में से पूछा गया कि यहाँ पर इस पृष्ठ में से है वो कितने विद्युत क्षेत्र है या इसकी कितनी, इसमें से कितने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निकलिए, या इस पृष्ठ से संबंधित कितना विद्युत क्षेत्र है। तो इस पृष्ठ से संबंधित कितना विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है इसमें से, तो उसी को अध्ययन करने के लिए हमारे को विद्युत फ्लक्स की आवश्यकता है। तो किसी भी पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र है, किसी भी पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, विद्युत फ्लक्स है उस भौतिक राशि का प्रयोग करते हैं। और तो यहां से विद्युत फ्लक्स क्या होगी, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, विद्युत क्षेत्र को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं काल्पनिक रेखाओं से, जिनको हम कहते हैं विद्युत बल रेखाएं या फिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो किसी पृष्ठ में से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी, किसी पृष्ठ में से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी, वही हमारा क्या कहलाएगा, विद्युत फ्लक्स है वो कहलाएगा। तो विद्युत फ्लक्स आपकी एक ऐसा राशि है जिसकी सहायता से हम किसी पृष्ठ के वहां पर हमें विद्युत क्षेत्र है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र में ये विद्युत क्षेत्र रखे हुए किसी पृष्ठ के, ये पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, तो यहाँ पर जो लंबवत रखने पर जो विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसी को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये एक मैंने पहली कंडीशन ली। अब यहाँ पर देखो एक दूसरी कंडीशन लेता हूं मैं। हमने वस्तु को कुछ इस प्रकार से रख दिया और एक कंडीशन में हमने इस प्रकार से रख दिया वस्तु को, तीसरी कंडीशन में ये हो गया। तो यहां पर देखो क्या हो रही है, इस पृष्ठ में से ये जो पृष्ठ है कुछ इस प्रकार से और विद्युत क्षेत्र है वो कुछ इस प्रकार से। तो यहां पर क्या हो रही है, इस पृष्ठ में से अधिकतम विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस प्रकार से पृष्ठ रहेगा तो अधिकतम विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी
और यहाँ पर देखो पृष्ठ है वो क्या हो गया, कुछ इस प्रकार से हो गया, तो यहाँ पर न्यूनतम विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी, तो यहाँ पर न्यूनतम विद्युत यहाँ पर तो गुजर नहीं है, न्यूनतम हो सकते हो, तो यहाँ पर जो आपका फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका फ्लक्स रहेगा वो क्या रहेगा, आपका अधिकतम रहेगा। फ्लक्स क्या रहेगा, आपका अधिकतम रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। और यहाँ पर फ्लक्स क्या रहेगा, शून्य रहेगा। अब ये कैसे होता है इसके बारे में हम अभी देखेंगे। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि पृष्ठ ऐसा होगा, लंबवत होगा, तो यहाँ पर देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो अधिकतम गुजर रही है। और ये तो हम चाह रहे थे कि विद्युत क्षेत्र में रखे हुए पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले, ये पृष्ठ लंबवत है और इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र के, तो इस प्रकार से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, तो यहाँ पर जो आपका फ्लक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, अधिकतम मिलेगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर तो रही है या विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, लेकिन इसके जितनी है वो नहीं गुजर रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका फाई का मान है वो क्या होगा, अधिकतम से कम होगा और न्यूनतम से क्या होगा, ज्यादा होगा। अब ये तो हमने ऐसे बोल के बता दिया। अब इसको हम फॉर्मूले के अनुसार वो कैसे चेक करेंगे कि फॉर्मूले के अनुसार ये फाई अधिकतम होगा कि नहीं होगा, फाई 0 होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वहां पर पढ़ाया था, जो पहला चैप्टर पढ़ाया था, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, किसी एकांक पृष्ठ में से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या किसको प्रदर्शित करती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है, किसी एकांक पृष्ठ में से। तो एकांक नाम है, तो हम यहाँ पर हमने नीचे लिखा ds। तो किसी एकांक पृष्ठ में से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, और विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं ना। वही तो देख लो यहाँ पर देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है उसको हम बार बार विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या नहीं बल्कि उसको क्या बोल देंगे, एक भौतिक राशि के रूप में प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि संख्या है उसको हम भौतिक राशि नहीं बोल सकते ना। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, हमने जो विद्युत रेखाओं की जो संख्या है उसको भौतिक राशि नाम दे दिया, और वो भौतिक राशि हमारी होगी विद्युत फ्लक्स। तो किसी भी एकांक पृष्ठ में से, इस एकांक पृष्ठ में से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरी, वही उसका क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो जो आपकी एकांक पृष्ठ में से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या मतलब फ्लक्स d फाई बराबर हो जाता था आपका किसके, E वेक्टर के बराबर हो गया यहाँ पर। तो ये इस प्रकार से हमने फॉर्मूला निकाला था। तो यहाँ से आपका फाई बराबर क्या आ जाएगा, E डॉट ds आ जाएगा ना यहाँ पर। तो वही यहाँ पर हमारा जो विद्युत फ्लक्स है उसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, फाई बराबर होता है आपका E ds cos थीटा, या es cos थीटा लिखते हैं यहाँ पर, ds नहीं लिखते हैं यहाँ पर, es cos थीटा। जहां पर जो आपका E है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र है, E क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और S है आपका क्या है, यह है क्षेत्रफल सदिश। क्या है, क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश होता है जैसे कोई भी पृष्ठ हो, उस पृष्ठ के जो भी लंबवत सदिश लेते हैं, ये ऐसा पृष्ठ है तो इस पृष्ठ के लंबवत सदिश ये हो जाएगा, मतलब इस पृष्ठ के लंबवत जो भी आप सदिश लोगे वही उस पृष्ठ का क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल सदिश कहलाएगा। वस्तु ऐसी है तो यहाँ पर ये इसका क्या हो गया, इस प्रकार से क्या हो गया, ये पृष्ठ इसका इस प्रकार से, इसके लिए ये लंबवत सदिश ये आ रहा है, तो ये इसका हो गया क्षेत्रफल सदिश। तो ये हमने देख लिया कि क्षेत्रफल सदिश है वो क्या होता है, कोई भी पृष्ठ है उसके लंबवत जो भी सदिश लेते हैं वही क्या होता है, आपका क्षेत्रफल सदिश होता है। और जो यहाँ पर थीटा है वो थीटा क्या है, वो थीटा है E व S के मध्य कोण, मध्य कोण। तो अब देखो, आपको किसी भी पृष्ठ में से आपको पूछ ले कि इस पृष्ठ में से कितना विद्युत फ्लक्स गुजरा या इस पृष्ठ से संबंधित कितना विद्युत फ्लक्स होगा, तो आपको बस यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या करनी है, वो क्या करनी है, आपको ढूंढना है कि यहाँ पर जो आपका क्षेत्रफल सदिश है वो किस दिशा में है। क्योंकि फ्लक्स ढूंढने के लिए हमारे पास में एक तो क्षेत्रफल सदिश होना चाहिए और यहाँ पर एक क्या होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र होना चाहिए। तो आपको एक तो क्षेत्रफल सदिश ढूंढना है, एक विद्युत क्षेत्र ढूंढना है। विद्युत क्षेत्र तो आपको दे ही रखा होगा, कहने का मतलब आपको यहाँ पर किसकी आवश्यकता रहेगी, क्षेत्रफल सदिश की रहेगी, और उनके मध्य कितना कोण बन रहा है। तो यहाँ पर देखो, ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ आपका कुछ इस प्रकार से है, तो इस पृष्ठ के लंबवत सदिश कौन सा होगा, लंबवत सदिश यही होगा। तो इसका मतलब आपका जो लंबवत सदिश ये होगा, तो ये जो लंबवत सदिश है वही क्या होता है, आपका क्षेत्रफल सदिश। इसका मतलब जो आपका होगा एस बी है वो इसी साइड में होगा। तो यहां से आप लिख सकते हो कि अगर है, और यहाँ पर देखो आप E और S के मध्य कोण कितना है, थीटा कितना है, यहाँ पर 0 है। तो अगर आप थीटा यहाँ पर 0 लिख दो और cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर जो आपका फाई आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आपका ES। और क्या ये फाई बराबर ES अधिकतम नहीं है ना, यहाँ पर अधिकतम। तो ये इस प्रकार से अधिकतम हो गया। अब इसके लिए देखो, यहाँ पर देखो जो आपका ये इस प्रकार से आपका पृष्ठ है, ठीक है, इस प्रकार से पृष्ठ है, इस पृष्ठ का है वो आप देखो, ये पृष्ठ कुछ इस प्रकार से है, और विद्युत क्षेत्र रेखा आपकी कुछ इस प्रकार से। तो इस पृष्ठ के लंबवत सदिश कौन सा होगा, इस पृष्ठ के लंबवत सदिश होगा ये।
और ये लंब सदिश ही आपका क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश होगा। तो ये इस प्रकार से आपका क्या रहेगा, इसके लिए वो एस वेक्टर रहेगा, और इस प्रकार से आपका क्या है, ई वेक्टर है ये। तो इसका मतलब इनके मध्य कोण कितना हुआ, 90 हुआ। तो यहाँ पर कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, इसलिए कोस 90 का मान 0 हो गया, तो ये पूरा 0 हो गया, मतलब फाई क्या आ गया, 0 आ गया। इस कंडीशन में देखो, तो इस कंडीशन में आपको क्या दिख रही है कि वस्तु कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, कुछ इस प्रकार से रहेगा, क्षेत्रफल सदिश कुछ इस प्रकार से रहेगा, और विद्युत क्षेत्र कैसे है आपका, इस प्रकार से, और क्षेत्रफल सदिश आपका इस प्रकार से। तो इनके मध्य क्या बन रहा है, कुछ कोण बन रहा है, ये हो गया आपका ई वेक्टर, और ये आपका हो गया कुछ इस प्रकार से, क्या हो गया, एस वेक्टर। इनके मध्य मान लेते हैं कोण थीटा बन रहा है। तो इसके लिए आप वो फ्लक्स निकालोगे, तो कैसे निकालोगे, ये इस फॉर्मूले से आप क्या निकालोगे, फ्लक्स निकालोगे, फाई बराबर ई एस कोस थीटा। तो ये आ गया आपका इस जो इस प्रकार से कुछ थीटा, मतलब ई और एस के मध्य कुछ थीटा कोण है, तो आप ऐसे यहाँ पर फ्लक्स है वो निकाल सकते हो। तो आपको कभी भी किसी भी पृष्ठ से फ्लक्स पूछे तो आपको वहां पर दो चीजें यहाँ पर पता होनी चाहिए, एक तो कि उस पृष्ठ का है वो क्षेत्रफल सदिश कैसा है, और एक वहां पर आपको देखना होता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, और वो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण कितना है। और विद्युत फ्लक्स होता है क्या है, विद्युत फ्लक्स होता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या किसी पृष्ठ में से गुजरने वाले में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये तो जो हमने इतनी पढ़ी थी, जो ये जो तीन कंडीशन पढ़ी है, इन तीनों कंडीशनों में आपका जो पृष्ठ है वो आपका नियमित पृष्ठ है। क्या है, नियमित पृष्ठ है, मतलब आकृति में कोई परिवर्तन नहीं, एक नियमित आकृति है। लेकिन मतलब मान लो अगर आकृति नियमित ना हो तो क्या करोगे आप, तो फिर कैसे निकालोगे, देखो जैसे आपके पास में कोई एक इस प्रकार से पृष्ठ है। अब इस प्रकार के पृष्ठ में से आपको क्या करना है, इस पृष्ठ से संबंधित आपको विद्युत फ्लक्स निकालना है। बोल दिया कि इस पृष्ठ से संबंधित आपको विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो और विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र आपका यहाँ पर, और आपको यहाँ पर निकालना है, क्या निकालना है, ये जो फ्लक्स है वो निकालना है। तो इसके लिए फ्लक्स निकालने के लिए ई की आवश्यकता होती है, एस की आवश्यकता होती है, और एस क्या होता है आपका, क्षेत्रफल सदिश। अब क्षेत्रफल सदिश ये तो क्या आपकी एक अनियमित व्यवस्था है, यहाँ पर तो ये ऊबड़ खाबड़ कैसे भी हो सकती है भाई, ये ऐसा होने का मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बिल्कुल एकदम सीधी है तो इसका क्षेत्रफल सदिश ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। यहाँ पर ये बोर्ड में 2D में यहाँ पर नहीं बना सकते, ये कहने का मतलब इस प्रकार से संरचना कुछ ऐसी है कि मतलब जैसे पत्थर टाइप का ना वैसे वैसे। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश कैसे ज्ञात कर सकते हैं, अब भाई उसके लिए तो अलग अलग आएगा सभी के लिए, वहां पर लंबवत हमारे पास में बहुत सारे क्षेत्रफल सदिश आ जाएंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, हम यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं ds। कौन सा लेते हैं, छोटा सा अल्पांश लेते हैं ds। और अब इस ds के लंबवत हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर एक क्षेत्रफल सदिश। तो यहां से हमारा एक लंबवत सदिश आ जाएगा ds वेक्टर, और ds वेक्टर क्या है आपका, ds अल्पांश का क्षेत्रफल सदिश। तो ds क्या हो गया आपका, ds वेक्टर क्या हो गया, ds अल्पांश का क्षेत्रफल सदिश। अब यहाँ पर देखो क्षेत्रफल सदिश कुछ इस प्रकार से है, और विद्युत क्षेत्र आपका इस प्रकार से, इनके मध्य कोण अगर थीटा बन रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आपका फाई आएगा। अब देखो यहाँ पर हमने एक छोटा सा यहाँ पर क्या लिया है, अल्पांश लिया है, तो हमारे को जो विद्युत फ्लक्स मिलेगा वो भी विद्युत फ्लक्स भी क्या मिलेगा, हमारे को अल्प ही मिलेगा ना, एक छोटा सा विद्युत फ्लक्स मिलेगा ना। तो यहाँ पर हमारा जो विद्युत फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा, डी फाई अल्प विद्युत फ्लक्स आएगा, यह छोटा सा विद्युत फ्लक्स आएगा, अल्प फ्लक्स। अब ये जो अल्प फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, डी फाई बराबर होगा आपका ई डी एस, किसके बराबर होगा, ई डी एस कोस थीटा के बराबर होगा ना। अरे आप ये तो समझ रहे हो ना कैसे कर रहे हैं भाई, ये कोस थीटा कैसा रहा है। देखो आप ds का आप घटक ले लो, मतलब कहने का मतलब फ्लक्स लिखोगे तो आपको e और s एक दिशा में चाहिए, तभी आपको वो अधिकतम फ्लक्स मिलेगा। अभी जो हमने पीछे देखा था वहां पर एक समतल था, वहां पर आपका मतलब थीटा कितना था, 0 था। तो इसका मतलब अगर आपको अधिकतम फ्लक्स चाहिए तो जो आपका क्षेत्रफल सदिश है और जो आपका क्या है विद्युत क्षेत्र है वो क्या आना चाहिए, आपका है वो एक ही दिशा में होना चाहिए। तो यहाँ पर भी अगर हमारे को एक ही दिशा में करना है तो एक ही दिशा में करने के लिए हमारे को यहाँ पर इस ds के क्या लेने पड़ेंगे, यहाँ पर कुछ घटक लेने पड़ेंगे, और ds के हमने घटक ले लिए, थीटा की दिशा में घटक लेंगे तो वो कौन सा आ जाएगा, ds cos थीटा। तो वो हमने इस प्रकार से किया। तो ये आ गया हमारा d फाई बराबर e ds cos थीटा। अब देखो हमने 11th क्लास के अंदर वो पढ़ा है कि जैसे यहाँ पर जब भी cos थीटा हटेगा तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे बोल सकते हो कि जो आपका ab cos थीटा होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर मैं लिखूंगा अगर d फाई बराबर क्या हो जाएगा, e वेक्टर डॉट ds
वेक्टर। और ध्यान रखना जो आपका विद्युत फ्लक्स होता है ना वो सदिश राशि नहीं होती है, विद्युत फ्लक्स है वो अदिश राशि होती है। क्या होती है? अदिश राशि। विद्युत फ्लक्स क्या है? अदिश राशि है। तो तभी तो यहाँ पर देखो क्या है, cos थीटा है ना, तो यहाँ पर डी फाई बराबर क्या हो गया, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर आ गया। अब ये तो हमारा आया है एक छोटे से अल्पांश के कारण विद्युत फ्लक्स, ये एक पूरा पृष्ठ था, इस पूरे पृष्ठ में से हमारे को विद्युत फ्लक्स निकालना था। लेकिन यहाँ पर अगर पूरे पृष्ठ में से हम विद्युत फ्लक्स निकालते तो हमारे को बहुत ही अलग अलग प्रकार के वो क्या मिलते, क्षेत्रफल सदिश मिलते। और अगर अलग अलग प्रकार के क्षेत्रफल सदिश मिलते तो वहां पर है वो विद्युत फ्लक्स है वो नहीं निकाल सकते। इसलिए हमने क्या कर लिया, एक छोटा सा अल्पांश ले लिया और इस छोटे से अल्पांश की वजह से हमने एक क्षेत्रफल सदिश आ गया हमारा डीएस वेक्टर और विद्युत क्षेत्र आ गया, उनके मध्य कोण थीटा था तो हमारा डी फाई आ गया, या अल्प फ्लक्स आ गया हमारा डीएस कोस थीटा। अब ये तो आया एक छोटे से अल्पांश के कारण, हमारे को पूरे बंद पृष्ठ का क्या चाहिए, संपूर्ण क्या चाहिए, विद्युत फ्लक्स चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स किसके बराबर होगा, तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स अगर हमारे को चाहिए तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर जो हमने ये छोटे छोटे अल्पांश लिए हैं वो बहुत सारे छोटे छोटे सभी अल्पांशों को क्या कर देंगे, इसी प्रकार से लेंगे और सभी छोटे अल्पांशों के कारण जो भी हमारे को यहाँ पर क्या मिलेगा, क्षेत्रफल सॉरी फ्लक्स मिलेगा, उन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और उसको जोड़ने को हम क्या बोलते हैं, समाकलन कहते हैं। तो हम इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। समाकलन करते यहाँ पर ये डीएस अल्पांश कारण जो आपका विद्युत फ्लक्स है, इसी प्रकार से एक डीएस के कारण, तो इस प्रकार से सारे डीएस को जोड़ देंगे। तो उसी डीएस को जोड़ने को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं समाकलन। तो हम इसका क्या कर देंगे, अगर हमारे को संपूर्ण विद्युत फ्लक्स चाहिए तो हम क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर दिया तो डी फाई का समाकलन हो गया। तो डी फाई बराबर आ गया आपका समाकलन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ये आ गया। ये क्या आ गया आपका फाई टोटल मिल गया आपको। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते हो, कैसे कि फाई टोटल बराबर, यहां पर आप कुछ इस प्रकार से लिखोगे, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ये आपका फाई टोटल आ गया। जहां पर जो आपका ये चिन्ह है वो क्या है, ये बताता है कि बंद पृष्ठ का समाकलन। क्या होता है, ये बंद पृष्ठ का समाकलन। मतलब हमारे को समाकलन तो केवल इस बंद पृष्ठ का ही करना है ना, सारे जितने भी पृष्ठ है उन सब का थोड़ी करना, हमारे को तो ये जो बंद पृष्ठ है उसी का क्या करना है, समाकलन करना है। इसलिए हमने समाकलन के यहाँ पर बीच में क्या लगा दिया, इस प्रकार से गोला लगा दिया। ये बताता है क्या है कि यहाँ पर जो समाकलन हो रहा है वो किसका हो रहा है, बंद पृष्ठ का है वो समाकलन हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने क्या निकाल लिया, फाई टोटल है वो निकाल लिया। तो ये हमारा एक फाई टोटल का या विद्युत फ्लक्स का हमारे पास में फॉर्मूला आ गया। फाई बराबर आ गया आपका ई डॉट डीएस, या फिर फाई बराबर आ गया ई डीएस कोस थीटा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, संपूर्ण जो विद्युत फ्लक्स है वो हम निकाल सकते हैं, कोई भी अगर आकृति किसी की निश्चित, किसी पृष्ठ की आकृति निश्चित नहीं है तो ये हो गया हमारा केस नंबर 4 बोल सकते हो यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है कि किसी भी पृष्ठ से निर्गित जो फ्लक्स होता है, किसी भी पृष्ठ से निर्गित फ्लक्स वो आपका है, उसके लिए जो फ्लक्स होगा उसका मान रहेगा हमेशा धनात्मक। किसी भी पृष्ठ से निर्गित जो फ्लक्स होगा वो क्या रहेगा, आपका धनात्मक ही होगा, ये ध्यान में रखना है भाई। किसी भी प्लस आवेश के कारण क्या होता है, जो प्लस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो भी क्या होता है, लंबवत क्या होता है, किसी पृष्ठ के लंबवत है क्या होता है, आवेश के क्या होता है, लंबवत बाहर की ओर होता है। उसी प्रकार से जो आपका विद्युत फ्लक्स होगा, और वो कौन सा फ्लक्स होगा, अगर निर्गित होगा, किसी पृष्ठ में से बाहर निकल रहा है, ये मान लो पृष्ठ है तो इस पृष्ठ में से जो भी विद्युत फ्लक्स बाहर निकल रहा है तो वो उस विद्युत फ्लक्स है उसको हम क्या लिखेंगे, फाई बराबर उसको क्या लिखेंगे, पॉजिटिव ही लिखेंगे। और मान लो आगत फ्लक्स हो, मतलब फ्लक्स आ रहा हो, तो आगत फ्लक्स को हम क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे नेगेटिव। तो इस प्रकार से अगर फ्लक्स आ रहा हो किसी पृष्ठ में से, किसी पृष्ठ में जो आपका विद्युत फ्लक्स है वो प्रवेश कर रहा है, तब वहां पर जो आपका फाई आएगा वो क्या लिखना है, आपको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। ठीक है, कैसे देखो, जैसे मान लो एक पृष्ठ है ये इस प्रकार से, और यहाँ पर मान लो कोई एक आवेश है Q, ठीक है, तो इस Q का आवेश के कारण क्या होगा, यहाँ पर Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होगी तो यहाँ पर कौन उत्पन्न होगा, विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा।
होगा ना, सारी एक चीज है भाई। आवेश है तो आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, हमने शुरुआत में देखा है। और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए या उसका क्षेत्र है या नहीं है उसको दर्शाने के लिए हम काल्पनिक रेखाएं बनाते हैं, जिनको हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी पृष्ठ में से जो गुजरती है उनकी जो संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स से बोलते हैं। तो मान लो इस प्रकार से इसका विद्युत क्षेत्र है, तो यहाँ पर देखो किस प्रकार से, ये मान लो इस प्रकार से इसका विद्युत क्षेत्र यहाँ पर रेखाएं जा रही है इस प्रकार से। तो यहाँ पर बताओ कि इस पृष्ठ से संबंधित कुल कितना विद्युत फ्लक्स होगा, इसे पृष्ठ से संबंधित बताना है कि इस पृष्ठ में कितना विद्युत फ्लक्स होगा, उस विद्युत फ्लक्स का हमारे को मान चाहिए। तो इस विद्युत फ्लक्स का मान हम कैसे निकालेंगे, बताओ आप फटाफट से बता दो कि यहाँ पर क्या होगा। देखो निर्गत फ्लक्स, तो निर्गत फ्लक्स कितना हुआ 1 2 3, और आगत फ्लक्स कितना हुआ, आगत फ्लक्स भी कितना हुआ, यहाँ पर देखो आगत फ्लक्स हुआ 1 2 3, ये आगत हो गया, आने वाला हो गया, ये कौन सा हो गया, जाने वाला हो गया, आने वाला भी 3, जाने वाला भी 3। तो जो आपका फाई टोटल है, फाई टोटल क्या होगा, फाई टोटल किसके बराबर होता है, फाई आगत प्लस फाई निर्गत। तो यहाँ पर फाई आगत कितना है, फाई आगत 3 है, और फाई निर्गत कितना, आगत आगत को किससे प्रदर्शित करेंगे, नेगेटिव से। तो यहाँ पर नेगेटिव लगा दो, और फाई जो आपका निर्गत है, निर्गत को किससे प्रदर्शित, पॉजिटिव से। तो यहाँ पर 3, तो टोटल कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से समझ में आ रहा है ना कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। जो भी आपका निर्गत फ्लक्स होगा, जो भी बाहर निकलेगा किसी पृष्ठ में से, उसको हम लेंगे पॉजिटिव, और जो भी आपका आगत फ्लक्स होगा उसको हम लेंगे नेगेटिव। याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि भाई नेगेटिव का विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, अंदर की ओर होती है। तो जब भी विद्युत फ्लक्स अंदर की ओर होगा, अंदर की ओर क्या बनने वाला आएगा, तो आने वाला होगा तो वो क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। और जब भी विद्युत फ्लक्स आपका बाहर निकलेगा, बाहर निकलने का मतलब किस में से निकलता है, पॉजिटिव में से निकलता है। इसका मतलब जो भी आपका निर्गत फ्लक्स होगा बाहर निकलेगा वो क्या होगा, आपका पॉजिटिव रहेगा। तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट बात है जो विद्युत फ्लक्स के बारे में पता होनी चाहिए। गाउस का नियम पढ़ने से हम पहले पढ़ लेते हैं विद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमा है वो क्या होगी। क्योंकि हमारे पास में वैसे तो पहले चैप्टर में पढ़ा है कि विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वेबर होता है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक होगा क्या। वेबर तो हमने एक राशि बताई थी, जैसे बल का मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन न्यूटन आता कैसे वो चीज हमारे को यहाँ पर देखनी होती है। तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का मात्रक, तो विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है आपका ई ds होता है, यहाँ पर ई ds cos थीटा होता है। तो यहाँ से क्या होगा, फ्लक्स का मात्रक चाहिए, तो यहाँ पर मात्रक क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। भाई ई बराबर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ से क्या होगा, एफ का मान होगा न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होगा, सी होगा। तो न्यूटन बटा कूलम हो जाएगा, और इनटू ये क्या है, डीएस क्या है, डीएस क्या है, क्षेत्रफल सदिश, और क्षेत्रफल का क्या होता है मात्रक, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो कहने का मतलब जो आपका विद्युत फ्लक्स का मात्रक होगा वो क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा कूलम। एक तो ये मात्रक हो गया, एक अन्य मात्रक भी है आपका, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वेबर बोलते हैं, ठीक है। और एक अन्य मात्रक क्या हो जाएगा भाई, विद्युत क्षेत्र को हम और किसके रूप में लिख सकते हैं, वोल्ट पर मीटर के रूप में भी लिख सकते हैं ना, वोल्ट पर मीटर के रूप में। तो यहाँ से वोल्ट पर मीटर तो विद्युत क्षेत्र का, और इसका क्षेत्रफल सदिश का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, मतलब क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। तो ये जो इसके दोनों मात्रक है वो आपको ध्यान में रखना है कि विद्युत फ्लक्स का एक मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा कूलम, और एक मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वेबर बोलते हैं यहाँ पर। और ये तो हो गया आपका मात्रक। अब बात करते हैं विमा की। तो यहाँ पर देखो विमा क्या होगी आपकी, विमा ये ना, तो विमा ये फॉर्मूला है आपके पास में। तो विमा क्या होगी बताओ, यहाँ पर न्यूटन है, तो न्यूटन हम किसको लिखते हैं, न्यूटन हम लिखते हैं बल। बल बराबर क्या होता है आपका एम इंटू ए। तो यहाँ से आपका ये क्या है, द्रव्यमान है, मतलब केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड, इसको हम क्या लिखते हैं, न्यूटन लिखते हैं। तो यहाँ पर आप इसको लिख दो कि, पहले मैं इसको लिख देता हूँ कि हम क्या लिखेंगे इसको, केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और कूलम। कूलम आवेश को हम क्या लिखेंगे, आवेश से उसको क्या लिखेंगे भाई, आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू टी, और आई को हम, आई का मात्रक होता है एम्पियर, और टी समय का मात्रक होता है सेकंड, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एम्पियर इंटू सेकंड। अब देख लो हमारे सारे वो किस में मात्रक हो गए, ऐसे में हो गया। तो अब हम यहाँ पर विमा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लो विमा क्या हो जाएगा आपकी, एम कितना है आपका 1 हो जाएगा, एल कितना है, यहाँ पर कितना हो गया, मीटर, और मीटर स्क्वायर मतलब मीटर मतलब क्यूब हो गया, तो मतलब एल कितना हो गया, 3 हो गया, और उसके बाद में टी। तो यहाँ पर देखो ये क्या, नीचे भी आ जाए सेकंड, तो सेकंड स्क्वायर, और सेकंड कितना हो गया, सेकंड क्यूब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 3, और ए नीचे ऊपर आएगा तो माइनस का 1। ये हो गया आपके विद्युत फ्लक्स की विमा। तो ये विद्युत फ्लक्स की विमा, और ये हो गया मात्रक। अब हम पढ़ते हैं गाउस का नियम। अब हमारा टॉपिक रहेगा गाउस का नियम।
अब देखो गाउस का नियम क्या कहता है, तो गाउस के नियम के मैं पहली परिभाषा लिख लेता हूं। किसी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो किसी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स होगा, कोई भी एक बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ से संबंधित जो भी विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, उसमें उपस्थित कुल नेट आवेश का क्या होगा 1/ε0 गुना होगा। कैसे, जैसे ये हमारा फाई ये क्या होता है, विद्युत फ्लक्स होता है, तो फाई बराबर क्या होगा, कुल नेट आवेश। जैसे आप पहले ये चीज देखो कि मान लो ये हमारे पास में एक बंद पृष्ठ है, ठीक है, और इस बंद पृष्ठ में आवेश हो गया, मान लो Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, Q4 हो गया, ऐसे करते करते मान लो Qn तक हो गया, ठीक है, और यहाँ पर मान लो एक अन्य आवेश Q0 हो गया। तो गाउस का नियम क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित जो आपका विद्युत फ्लक्स होगा, इस पृष्ठ से संबंधित जो भी विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, आपका इस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का सदिश योग, मतलब कुल आवेश या टोटल नेट आवेश, कुल नेट आवेश का कितना गुना होगा, 1/ε0 गुना होगा। विद्युत फ्लक्स है वो किसी बंद पृष्ठ से संबंधित जो विद्युत फ्लक्स होगा वो उसमें उपस्थित कुल नेट आवेश का 1/ε0 गुना होगा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि फाई बराबर क्या हो जाएगा आपका Q/ε0, अगर एक ही Q है अंदर तो। और यही आपका गाउस का नियम है, बिल्कुल आसान है। कोई भी बंद पृष्ठ होगा उसमें कितने आवेश है, वो आवेश और इनको कर दोगे 1/ε0, वही उसका क्या होगा, विद्युत फ्लक्स होगा। एक पीछे भी हमने विद्युत फ्लक्स पढ़ के आए और एक हम यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं विद्युत फ्लक्स। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो विद्युत फ्लक्स है उसमें यहाँ पर विद्युत फ्लक्स है वो निर्भर करता है कि इसके अंदर कौन कितना आवेश है, ठीक है, उस बात पर निर्भर करता है। यहाँ पर इसको हमने साथ में नहीं जोड़ा क्योंकि यहाँ पर देखो क्यों बोलेगा, यहाँ पर इसके अंदर बोलेगा कि बंद पृष्ठ होना चाहिए, तो ये हमारा आएगा ही नहीं यहाँ पर। अब देखो आगे, फाई बराबर हो गया आपका Q/ε0, और यहां से हमने इससे पहले हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर कि हमारा जो फाई बराबर होता है, फाई बराबर क्या होता है आपका बंद पृष्ठ से संबंधित समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, यही होता है ना। तो ये फाई एक ही होंगे, तो यहाँ पर मैं इन दोनों को क्या कर सकता हूँ, बराबर कर सकता हूँ। तो आपका एक फॉर्मूला आ जाएगा बंद पृष्ठ से संबंधित समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर आ जाएगा Q/ε0। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब ये गाउस का नियम हमारे को क्यों दिया गया, जब हमारे जो पहला फॉर्मूला था उससे हमारा विद्युत फ्लक्स निकल रहा था, तो वहां पर फिर हमारे को एक नए फॉर्मूले की आवश्यकता क्यों पड़ी। जो हमारा पहला फॉर्मूला था ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में हमारे को एक क्षेत्रफल अल्पांश की आवश्यकता होती थी। जो मान लो हमारे को क्षेत्रफल अल्पांश की आवश्यकता होगी तो यहाँ पर हमारे को करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। और जब हम समाकलन करेंगे तो हमारे पास में कुछ ऐसे समाकलन आ जाते हैं जिनको हल करना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो इसलिए हमारे को क्या करनी, एक ऐसी फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ी हमारे को कि वहां पर है हमारा ये समाकलन आई ही ना, तो वहां पर फिर गाउस नाम के इस व्यक्ति ने क्या कर दिया है, एक कमाल कर दिया। क्या कमाल कर दिया, उन्होंने क्या कर दिया यहाँ पर फाई बराबर, उन्होंने बोल दिया कि जो आपका किसी भी पृष्ठ है, कोई भी बंद पृष्ठ होगा, पृष्ठ बंद होना चाहिए, तो कोई भी पृष्ठ बंद है जो काल्पनिक बंद पृष्ठ है, ठीक है, बंद पृष्ठ मतलब काल्पनिक बंद पृष्ठ है, तो जो काल्पनिक बंद पृष्ठ है उसमें कितना नेट आवेश है, उस नेट आवेश को अगर आप गुणा कर दोगे 1/ε0 से, तो उस बंद पृष्ठ का जो काल्पनिक बंद पृष्ठ है उसका क्या मिल जाएगा आपको, विद्युत फ्लक्स है वो मिल जाएगा। तो पहले वाले से तो आसान है ना, उसमें तो हमारे को क्या करना पड़ता था, वहां पर क्षेत्रफल अल्पांश लो, अगर नियमित व्यवस्था नहीं थी क्षेत्रफल अल्पांश लो, फिर वहां पर एक अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र विद्युत फ्लक्स निकालो, फिर सभी के कारण निकालने के लिए हमारे को समाकलन करना पड़ता था, तो वो थोड़ा सा लेंथी हो गया। तो कुछ आसान करने के लिए यहाँ पर है वो फिर क्या दिया गया, गाउस का नियम दिया गया, जो क्या कहता है कि कोई भी बंद पृष्ठ हो चाहे कैसा भी हो, वो काल्पनिक पृष्ठ जिसको हम गाउसीय पृष्ठ बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो ये एक विद्युत क्षेत्र है,
कैसे बोल रहा हूँ, जैसे ये एक विद्युत क्षेत्र है ई वेक्टर, ठीक है, और आपको बोल दिया कि आपको क्या करना है, यहाँ पर एक आपको इतनी जगह बोल दी ये कि इस क्षेत्र में आपको क्या याद करना है, विद्युत फ्लक्स याद करना है। तो इस क्षेत्र में आपको विद्युत फ्लक्स याद करने के लिए आप क्या बना लोगे, ये जो आपका इस प्रकार से आपने क्या बना लिया, एक गाउसीय पृष्ठ बना लिया। तो ये क्या हो गया आपका गाउसीय पृष्ठ। और आप क्या करोगे, अब आपको इसमें पूछा है कि इसमें आपको विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो आप इस गाउसी पृष्ठ में कितने आवेश है, मान लो यहाँ पर क्यू आवेश है, तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे, क्यू को क्यू अपॉन क्या कर दोगे, एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आ जाएगा आपका इस गाउसी पृष्ठ का क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। कितना आसान है, बस इसमें आवेश चाहिए और एप्सिलॉन नॉट का मान तो हमें पता है 8.85 × 10⁻12 होता है। तो बस यहाँ पर ऊपर क्यू रखते हैं, हमारे पास में वो क्या आ जाएगा, विद्युत फ्लक्स आ जाएगा। कोई समाकलन करने की जरूरत पड़ेगी ना, कुछ क्षेत्रफल सदिश निकालने की जरूरत पड़ेगी, बस हमारे को क्या बनाना पड़ेगा, एक गाउसी पृष्ठ बनाना पड़ेगा और हमारे पास में क्या आ जाएगा, विद्युत फ्लक्स है वो आ जाएगा। तो ये हो गया आपका गाउस का नियम। अब देखो यहाँ पर गाउस के नियम के कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो ये फॉर्मूला तो आपको ध्यान में रखना है कि फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और एक फाई बराबर क्या होता है, ई डी एस है, और वो बंद पृष्ठ का समाकलन हो गया, और एक यहाँ पर उन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज लिख सकते हैं। तो ये भी फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे पहले कंडीशन ली थी वैसे यहाँ पर कंडीशन लेते हैं कि अगर मान लो आपको ये तीन इस प्रकार से वो पृष्ठ दे दिए, ठीक है, और आपको बोला कि इन सब के लिए आपको क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो गाउस के नियम से हम विद्युत फ्लक्स कैसे निकलेंगे, फाई बराबर क्या होता है, इस बंद पृष्ठ से संबंधित जो कुल नेट आवेश है, कितना नेट आवेश है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस बंद पृष्ठ से भी कुल आवेश कितना है, इसके अंदर क्यू है, तो यहाँ से भी फाई बराबर कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। ये स्थिति मान लो S1 है, ये S2 है, ये S3, ठीक है। तो ये मान लो S1 का आया, ये S2 का आया, और फाई S3 आया, तो फाई S3 है वो कितना किसके बराबर होगा, कुल नेट आवेश कितना क्यू है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि जो आपका फाई S1 है वो बराबर है फाई S2 के, बराबर है किसके, फाई S3 के। अब ये इस बात से पता क्या चलता है कि जो आपका विद्युत फ्लक्स होगा वो इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि जो गाउसीय पृष्ठ है वो कैसा है। आप कैसा भी बनाओ, मर्जी है जैसा बनाओ, गाउसीय पृष्ठ कैसा भी बनाओ, गाउस का नियम क्या कहता है कि पृष्ठ के अंदर नेट आवेश कितना है उसी से हमारे को मतलब है। पृष्ठ के अंदर नेट आवेश कितना है उसी से हमें वो विद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं। गाउसीय पृष्ठ की आप आकृति कैसी ही बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देख लो हमने यहाँ पर ऐसा बनाया तब भी हमारा फ्लक्स वही आया, ऐसी आकृति बनाई फिर भी हमारा फ्लक्स वही आया, ऐसी आकृति बनाई फिर भी हमारा फ्लक्स ये आया। तो यहाँ पर क्या गाउसीय पृष्ठ की आकृति से फर्क पड़ता है, विद्युत फ्लक्स पर नहीं पड़ता है ना फर्क। लेकिन जो हमने पहले पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि वहां पर जो आकृति थी उससे फर्क पड़ता था। वहां पर आकृति अगर चेंज होती अनियमित होती तो वहां पर हमारे को क्षेत्रफल अल्पांश लेने पड़ते, आकृति अलग होती तो फिर वहां पर अलग अलग प्रकार से हमारे को लेने पड़ते। तो ये एक इस गाउस के नियम का इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि गाउसीय पृष्ठ की आकृति कैसी भी हो विद्युत फ्लक्स पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा जो इसका गुणधर्म है, मान लो आपको ये ऐसी कंडीशन दे दी, अब बोला आपको कि ये तीनों बराबर है, तो अब बोला आपको इन तीनों के लिए आप क्या निकालो, इन तीनों के लिए विद्युत फ्लक्स निकालो। तो इन तीनों के लिए विद्युत फ्लक्स निकाल सकते हो आप, क्या निकालोगे, बोलोगे फाई बराबर क्या हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर क्या हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर क्या हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी क्या है, तीनों आपके बराबर है। तो ये क्या क्या चीज बता रहे हैं यहाँ पर, ये चीज बता रहे हैं कि गाउसीय पृष्ठ में जो आवेश है वो कहीं पर हो उससे कोई मतलब नहीं है। देखो यहाँ पर आवेश था, यहाँ पर इस जगह पर तब भी हमारा उतना ही विद्युत फ्लक्स आ रहा था, यहाँ पर हमारा आवेश था तब भी उतना ही विद्युत फ्लक्स आ रहा है, बीच में हमारा आवेश है तब भी विद्युत फ्लक्स भी इतना ही आ रहा है। मतलब गाउसीय पृष्ठ में कहीं पर भी आवेश रखा हुआ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा विद्युत फ्लक्स पर। विद्युत फ्लक्स तो केवल निर्भर करेगा कि गाउसीय पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है। अगर गाउसीय पृष्ठ के अंदर आवेश नहीं होगा, मान लो यहाँ पर आवेश है ही नहीं, तब यहाँ पर इससे फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट आपको है वो ध्यान में रखना है। तीसरा पॉइंट इसका क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि जो बंद पृष्ठ के बाहर आवेश होता है, बंद पृष्ठ के बाहर आवेश, जैसे मान लो ये बंद पृष्ठ है, यहाँ पर क्यू आवेश है और यहाँ पर मान लो ये Q2 Q नॉट आवेश है, या Q नॉट की जगह हम कुछ और ले लेते हैं, Q1 आवेश है, ठीक है। तो बंद पृष्ठ के बाहर जो भी आपका आवेश होगा वो
इसके विद्युत फ्लक्स में कोई भी इसके विद्युत फ्लक्स में कोई भी परिवर्तन नहीं करेगा, या ऐसे बोल सकते हो इसके विद्युत फ्लक्स में कोई भी भागीदारी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा बताओ यहाँ पर भाई, ये तो हमें पढ़ा है कि भाई Q1 आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा, विद्युत फ्लक्स उत्पन्न हो गया, इसका मतलब यहाँ पर तो विद्युत फ्लक्स आना चाहिए या इसमें भागीदारी देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर चीज देखो आप कि इस Q1 आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगी तो वो मान लेते हैं धनावेश है तो इस प्रकार से निकलेगी, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो कुछ इस प्रकार से निकली यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो जितना आपका फ्लक्स है, जितना फ्लक्स आपका आया, आगत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, नेगेटिव से प्रदर्शित करते हैं। तो जितना फ्लक्स आपका आया उतना ही आपका क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो यहाँ पर इसके कारण जो कुल फ्लक्स है वो कितना हो गया, शून्य हो गया ना। इसका मतलब इसमें कोई भागीदारी नहीं रहेगी। लेकिन इसके लिए देखो, इस आवेश के लिए ये आवेश क्या करेगा, अगर बाहर निकलेगा तो देखो ये इस प्रकार से बाहर निकल रहा है इसका जो विद्युत फ्लक्स है। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो ये इसमें से कितने विद्युत फ्लक्स निकल रहा है, ये तो बाहर जा रहा है, यहाँ पर बाहर जा रहा है ना, निर्गत हो रहा है, यहाँ पर भी निर्गत, यहाँ पर भी निर्गत। तो इसके कारण ये क्या होगा, केवल विद्युत फ्लक्स होगा। बाहर जो बंद पृष्ठ के बाहर जो भी आवेश होगा उसके कारण कोई भी विद्युत फ्लक्स है वो नहीं होगा। तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट तीसरी बात ध्यान में रखनी है कि गाउसीय पृष्ठ के बाहर कोई भी आवेश हो उससे वो गाउसीय पृष्ठ का जो विद्युत फ्लक्स है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और क्यों नहीं प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो बाहर आवेश होगा, बाहर आवेश के कारण जो भी विद्युत फ्लक्स होगा वो आगत और निर्गत होगा, इसलिए वहां पर क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब टोटल हमारे को मिलेगा ही नहीं। चौथी आपको चीजें ध्यान में रखनी है कि जो गाउस का नियम होता है वो स्थिर आवेशों और गतिशील आवेशों दोनों के लिए लागू होता है। गतिशील आवेश और स्थिर आवेश दोनों के लिए लागू होता है। लेकिन हम यहाँ पर पढ़ क्या रहे हैं, स्थिर विद्युत पढ़ रहे हैं। तो स्थिर विद्युत में कूलाम का जो नियम है वो केवल किस पर लागू होता है, वो केवल स्थिर आवेशों पर लागू होता है। कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो स्थिर आवेशों के मध्य बल लगेगा तो ही वो वहां पर मतलब कूलाम बल माना जाएगा, आवेश स्थिर होना चाहिए। लेकिन जो गाउस का नियम है वो दोनों के लिए लागू होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर गाउस का जो नियम है उसको ज्यादा महत्व दी जाती है कूलाम बल की अपेक्षा। कूलाम बल भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, बल है यहाँ पर, उन्हीं की वजह से हम यहाँ पर सारी चीजें कर पाएंगे। लेकिन कूलाम बल है वो केवल एक चीज तक सीमित है, लेकिन गाउस का नियम दो चीजों तक सीमित है। जो दो चीजों तक सीमित होगा वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा ना, इसलिए गाउस नियम कूलाम नियम से महत्वपूर्ण है, और है उतना ही, कूलाम नियम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो ये आपका चौथा पॉइंट है, ध्यान में रखना है। पांचवा पॉइंट आपका क्या है, पांचवा पॉइंट ये है कि जो आपका गाउस का नियम है वो वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। यह बोल सकते हो जो वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन नहीं करेगा उसके लिए गाउस का नियम है वो लागू नहीं होगा। वर्ग व्युत्क्रम नियम होता क्या है, जैसे ये आवेश है, ठीक है, ये आवेश है। वर्ग व्युत्क्रम नियम क्या कहता है कि जैसे ये आवेश है, ये मान लो यहाँ पर हमारे को विद्युत क्षेत्र चाहिए, ठीक है, इस जगह पर। तो अगर मान लो मैं इस बिंदु को मैं अगर दूर लेकर जाऊंगा, मान लो पहले यहाँ पर बिंदु था, ठीक है, अब मैं बिंदु को यहाँ पर लेकर आ गया, तो जब यहाँ पर बिंदु था तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी और यहाँ पर था तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी। आप बताओ, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी या यहाँ पर जब बिंदु होगा तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, यहाँ पर ज्यादा होगी ना, और यहाँ पर क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब वो किस बात पर निर्भर कर रही है कि बिंदु की यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। अगर दूरी है वो कम होगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, दूरी अगर ज्यादा होगी इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब जैसे विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र होता है वो वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है, वैसे यहाँ पर जो आपका गाउस का नियम है वो भी क्या करेगा, वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है गाउस के नियम से संबंधित। तो ये गाउस के हमने क्या कर लिया, कुछ इस प्रकार से उदाहरण कर लिए हैं। गाउस का नियम क्या होता है, कोई भी बंद पृष्ठ है उससे संबंधित जो भी विद्युत फ्लक्स होगा उसका उपस्थित कुल नेट आवेश होगा ना, जो भी इस पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स होगा वो उसमें उपस्थित कुल नेट आवेश का कितना गुना होगा, 1/ε0 गुना होगा। और मान लो एक और गुण बढ़ देते हैं, मान लो यहाँ पर ये जो आपका पृष्ठ है वो पृष्ठ है वो अगर मान लो किसी निर्वात में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो एप्सिलॉन नोट कर रहे हैं, और एप्सिलॉन नोट तो क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। अगर मान लो हमने इसको किसी माध्यम में रख दिया, किसी माध्यम में रख दिया जिसका पेरा विद्युतांक के पेरा विद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया, के पेरा विद्युतांक वाले माध्यम में, तब हमारा जो देखो फॉर्मूला क्या आएगा, फाई बराबर क्यू अपॉन, अब मैंने बोल दिया माध्यम में रख दिया, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा भाई, मैंने बोला माध्यम में रख दिया, इसका मतलब यहाँ पर जो हमारे पास में तीन प्रकार की विद्युतशीलता होती है। एक तो होती है एप्सिलॉन आर, जिसको हम एप्सिलॉन आर है, इसी को हम के बोल सकते हैं, एप्सिलॉन आर या के। ये होते हैं हमारे अपेक्षित विद्युतशीलता या पेरा विद्युतांक, होता कि नहीं होता है यहाँ पर। और एक होता है हमारा एप्सिलॉन एम, ये होता है माध्यम की विद्युतशीलता।
और एक होता है एप्सिलॉन नॉट, ये होती है निर्वात की विद्युतशीलता। और मैंने बोला क्या, मैंने बोला कि ये जो गाउसी पृष्ठ है उसको मैंने रख दिया माध्यम में, इसका मतलब मैं कौन सी विद्युतशीलता का प्रयोग करूंगा, मैं इस विद्युतशीलता का प्रयोग करूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा नीचे एप्सिलॉन एम। लेकिन हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि जो आपका एप्सिलॉन आर होता है वो किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एप्सिलॉन एम किसके बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। और हमारे को अभी यहाँ पर बोला गया है कौन सा माध्यम है, के पैराविद्युतांक, तो एप्सिलॉन आर की जगह हम यहाँ पर क्या कर देते हैं के, तो के एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब यहाँ पर मैं एप्सिलॉन एम की जगह क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ से क्यू अपॉन क्या हो जाएगा आपका के एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों फॉर्मूले एक ही है, बस यहाँ पर एप्सिलॉन एम का मान रख दिया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जब गाउसी पृष्ठ है वो निर्वात में न कोई किसी अन्य माध्यम में रखा हो तब यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। दिख तो रहे ना, नहीं तो दिख रहा है तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, फाइव बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। तो ये आपके गाउस के नियम से संबंधित कुछ 6 या 7 है वो जो इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दी थी। गाउस का नियम है पूरे इस चैप्टर में पूरा गाउस का नियम चलेगा। तो गाउस का नियम आपको समझ में आना चाहिए कि गाउस का नियम क्या होता है या किसके लिए दिया गया है, विद्युत फ्लक्स के लिए दिया गया है। और विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स के बारे में भी आपको अच्छे से पता होगा और फिर गाउस का नियम आपको अच्छे से पता होगा। तो जब हम आगे अभी हम करेंगे कि गाउस के नियम के क्या क्या प्रयोग होते हैं वो प्रयोग पढ़ेंगे तो आपके लिए बिल्कुल ही आसान रहेगा। तो आज तक है वो मतलब जो आज है उसमें हमने वो गाउस के नियम पढ़ लिया था और विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ लिया और गाउस के नियम के कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी उनके बारे में अध्ययन कर लिया था। तो आप है वो क्या करोगे, इनका अच्छे से वो अध्ययन करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा आगे आगे के जो मतलब टॉपिक आएंगे उनमें। और जो जैसे मैंने आपको कल होमवर्क दिया था कि आपको क्या करना है, जो भी आंकिक प्रश्न करने हैं वो आपने आंकिक प्रश्न किए होंगे मैं आशा करता हूँ, और नहीं किए तो अभी से आप शुरू कर दो क्योंकि आंकिक प्रश्न बच जाएंगे, पीछे रह जाएंगे तो फिर आप एक साथ बहुत ज्यादा हो जाएंगे, फिर आप कर नहीं पाओगे। और मैंने बोला है कि जो भी आपके आंकिक प्रश्न में प्रॉब्लम होती है वो क्या कर लो आप एक साथ में लिख लो यहाँ पर, फिर जैसे ही आपके सारे आंकिक प्रश्न पूरे हो जाते हैं कि हाँ अब हमारे ये बचे हैं तो आप 2-3 दिन के अंदर है उनको क्या कर दो, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप अपना नाम लिख के फिर ये लिख लो कि हमारे को ये आंकिक प्रश्न में प्रॉब्लम है, सब बच्चे हैं। फिर मैं क्या करूंगा वहां पर देखूंगा कि किस किस के बच्चों के कौन कौन से एग्जाम्पल में प्रॉब्लम है, वही मैं एग्जाम्पल लेके यहाँ पर बोर्ड पे करवा दूंगा ताकि हमारे जो समय है वो भी बचे और हमारे जो कोर्स है वो जल्दी से जल्दी हो सके।